एक बंगाली जासूस, एक रहस्यमय हत्या और आज़ादी के पहले पुणे का एक प्रतिष्ठित धनाढ्य परिवार जिसके भीतर छिपे थे कई रहस्य। फेलुदा और ब्योमकेश बख्शी जैसे प्रसिद्ध जासूसों के पहले ही बंगाली साहित्य में रोचक और परिपक्व जासूसी कहानियां लिखी जा रही थी। लेकिन तिल से ताड़ केवल हत्या और रहस्य की कहानी नहीं है। यह हमें उस दौर के भारत की सामाजिक जीवन शैली, वातावरण और सोच की भी झलक दिखाती है। मूल रूप से देवेंद्र कुमार राय द्वारा बंगला में लिखित और बंग महिला द्वारा कुसुम संग्रह के लिए हिंदी में अनुवादित यह कहानी उस बड़े साहित्यिक आंदोलन का हिस्सा थी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी को आधुनिक विचारों, विधाओं और बौद्धिक चर्चाओं की भाषा बनाने का प्रयास कर रहा था। आइए प्रवेश करें रहस्य, स्मृतियों और पुराने भारत की इस दुनिया में। तिल से ताड़। बाल्यावस्था से सुनते आते हैं कि किसी चीज को छोटी जानकर उसकी उपेक्षा करनी उचित नहीं है। बहुतेरों ने तो इस बात को बहुत से दृष्टांतों के द्वारा प्रमाणित किया है। एक तुच्छ आग की चिंगारी से कितने ही बृहत नगर भस्म हो जाते हैं। एक तुच्छ बीमारी मनुष्य की मृत्यु का कारण हो जाती है। एक क्षुद्र झूठी बात से कितने मनुष्यों का सर्वनाश हो जाता है। इसी भांति तिल से ताड़ की सृष्टि होती है। हमारे हाथ से जिस भांति तिल से ताड़ हुआ था सो हम आज तक नहीं भूले हैं। आज से कोई 20 वर्ष पहले कुछ विशेष सरकारी काम के लिए हम लोगों का मुहकमा बंगाल गवर्नमेंट से बंबई गवर्नमेंट में बदल गया। बंगाली सहज में अपनी मातृभूमि को छोड़ना नहीं चाहते, परंतु यौवनावस्था के उमंग और भविष्य में गौरव पाने की उज्जवल आशा में मुग्ध हो हम लोग कई एक बंगाली युवक बंबई प्रांत में जासूसी करने पर राजी हुए। पूना में हम लोगों का सदर मुकाम हुआ। सरकारी काम के लिए हमको अक्सर देहात में घूमना पड़ता था। थोड़े ही दिन में हम अच्छे जासूस कहलाने लगे। किसी काम में यश लाभ करना तो भाग्य के ऊपर निर्भर है। हम भाग्यवान थे कि नहीं सो तो नहीं मालूम, किंतु अपने महकमे में हम बड़े होशियार आदमी समझे जाते थे। पूस के महीने में एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा था। अचानक हमारे बड़े साहब का एक पत्र मुझको मिला। पत्र 3 ही पंक्तियों में समाप्त हुआ था। उसमें साहब ने हुक्म दिया था कि तुम अभी डॉक्टर शंकर नारायण पाटकर से मिलो। यद्यपि डॉक्टर पाटकर से मेरा परिचय न था, पर पूना में कौन उनको नहीं जानता। पूना के देशी डॉक्टरों में उनकी तरह सम्मान और आमदनी किसी को न थी। शीघ्र एक तांगा मंगाकर आध घंटे के भीतर मैं डॉक्टर पाटकर के घर पर पहुंचा। कार्ड भेजने पर डॉक्टर स्वयं आकर अपनी नवीन हवेली की एक बड़ी सी निराली कोठरी में मुझे ले गए। मुझको यह विदित न था कि मैं किस लिए यहाँ पर आया हूँ, पर डॉक्टर से हाथ मिलाते समय मैंने उनके मुख पर तीक्ष्ण दृष्टि डालकर अनुमान कर लिया कि वह किसी भारी विपद में फंसे हैं। उनके चित्त में जो चिंता के समुद्र बह रहे थे उसकी 2-4 लहर उनके मुख पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। एक कुर्सी लेकर डॉक्टर भी मेरे सामने बैठ गए। डॉक्टर पाटकर कहने लगे, कल रात को एक ऐसी घटना हुई है जिससे हमारे ऊपर मानो विपद का पहाड़ टूट पड़ा है। हम करीब 20 वर्ष से डॉक्टरी कर रहे हैं, पर ऐसी विपद में हम और कभी न फंसे थे। मैंने उत्सुक होकर पूछा, क्या मामला है? जी खोल कर कहिए। यदि मुझसे कुछ प्रतिकार हो सकेगा तो मैं उसके लिए कुछ उठा न रखूंगा। डॉक्टर फिर कहने लगे, इस शहर में गोविंदराव सिंधे एक बड़े जागीरदार थे। कुछ दिन से उनको बुखार आता था। मैं ही उनका फैमिली डॉक्टर हूँ। कल रात को उनकी मृत्यु हो गई। अत्यंत शोचनीय मृत्यु। मैंने कल रात को उनका ज्वर छुड़ाने के वास्ते एक दवा भेजी थी। उसके सेवन करने से मृत्यु हुई है। दवा में विष मिला हुआ था ऐसा जान पड़ता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं?
मैंने कहा, हाँ समझ रहा हूँ। वह दवा आपने हाथ से बनाई थी? जी हाँ। क्या आप सब दवाएं अपने हाथ से बनाते हैं? नहीं, जब हमारा कंपाउंडर कार्यवश नहीं रहता तब हम ही दवाएं बनाते हैं। कल रात को जब सिंधे साहब की दवा बनाने की आवश्यकता हुई तब हमारा कंपाउंडर हाजिर नहीं था। हमने दवा तैयार करके सिंधे जी के नौकर बाबाजी राव जोशी के हाथ उनके घर पर भिजवा दिया। न जाने दवा में जहर कहाँ से आ गया। हमारी बुद्धि कुछ काम ही नहीं करती है। इस मृत्यु में अवश्य कुछ गुप्त रहस्य है। यदि आप उस रहस्य को खोलकर हमारी निर्दोषता प्रमाणित कर सकें तो मैं आजीवन आपका बेदाम का दास हो जाऊंगा। संभव तो यह है कि मैं ही अपराधी कहलाकर दौर सुपुर्द हो जाऊंगा। इस वृद्धावस्था में मान सम्मान सब कुछ तो गया, ऊपर से खूनी कहलाऊंगा। वृद्ध डॉक्टर की आवाज अत्यंत उद्वेगपूर्ण और कातर थी। मैं कहने लगा, आप घबराइए मत, विपद में अधीर न होना चाहिए। अवश्य इस हत्या में बहुत से भेद भरे हैं। आप सब हाल तो साफ साफ कहिए। डॉक्टर कहने लगे, सिंधे साहब को कुछ दिनों से ज्वर आता था। वह हमरे एक संभ्रांत मित्र थे। मैं कल संध्या को जब उन्हें देखने गया तब भी उनको ज्वर था। मैं कह आया था कि ज्वर छुड़ाने के लिए मैं एक दवा भेजूंगा। 3-3 घंटे के बाद उसे सेवन करना होगा। घर में आकर मुझे दवा भेजने में कोई रात के 10 बज गए। रात 11 बजे जब मैं खा पी कर सो रहा था तब सिंधे साहब के एक सवार ने आकर खबर दी कि उनकी बीमारी बहुत बढ़ गई है। वह छटपटा रहे हैं। आपको उन्होंने शीघ्र बुलाया है। मैंने चट गाड़ी तैयार कराने को कहा। मेरे मन में कुछ संदेह सा हुआ। रात के 8 बजे मैंने उनको जैसा देख आया था उससे तो एकाएक बीमारी बढ़ जाने की आशंका न थी। कोई 15 मिनट के बाद मैं उनके घर पर पहुंच गया। सिंधे साहब के शयनागार में जाकर मैंने देखा कि वह बिछौने पर तड़फ रहे हैं। मैं एक तरफ उनके बिछौने पर बैठ गया। उन पर हाथ रखकर देखा तो शरीर ठंडा मालूम हुआ। साथ ही सारा शरीर पसीने से तर था। नाड़ी देखने से विदित हुआ कि इनकी मृत्यु में अब देर नहीं है। सिंधे साहब को उस समय होश था। मुझको देखकर कहने लगे, डॉक्टर, हम तो भाई अब बचेंगे नहीं। मालूम होता है हम जहर खा गए हैं। तुम्हारी दवा में जहर। ओह, बड़ी ज्वाला हो रही है। संपूर्ण शरीर जला जा रहा है। वह और कुछ न कह सके। उनके हृदय की गति थम गई। आंखें उलट गई। 2 ही 1 मिनट में उनके रोग यंत्रणा में देह पिंजर से प्राण पक्षी उड़ गया। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर कुछ देर तक आवाक सा हो रहा। संपूर्ण घटना मुझको भूत लीला सी मालूम होने लगी। मैंने उनके कमरे में ही जाकर एक अजब अनुभव किया था। उनके लक्षणों को देखकर मैं स्पष्ट समझ गया कि किसी प्रकार के तीव्र एसिड सेवन से उनकी मृत्यु हुई है। डॉक्टर पाटकर फिर लंबी सांस लेकर बोले, मैंने सबसे पहले उस दवा की परीक्षा की जो मैंने सिंधे साहब को दी थी। 3 खुराकों में 1 खुराक खर्च हुई थी, बाकी 2 शीशी ही में थी। मैं शीशी का कार्क खोलकर उसे नाक के पास ले गया। उसे सूंघकर तो मेरी बुद्धि ही जाती रही। दवा के संग भयंकर प्रूसिक एसिड मिला हुआ था। मैं धीरे से शीशी को रख के बाहर आया। मेरा सब शरीर पसीने पसीने हो गया था। मैंने फौरन एक घुड़सवार को कोतवाली में खबर देने के लिए भेज दिया। आध घंटे के भीतर सब इंस्पेक्टर आकर सब हाल लिख ले गए। जिले के डॉक्टर साहब ने आकर लाश की जांच की। उन्होंने भी कहा कि प्रूसिक एसिड ही इनकी मृत्यु का एकमात्र कारण है। डॉक्टर साहब ने मुझसे कुछ विशेष बातें न पूछकर जो कुछ जरूरी नोट करना था सो कर लिया। धनी मनुष्य की लाश होने के कारण वह सरकारी हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाई गई। हवेली में पुलिस का पहरा बैठाया गया है। अभी तक मृतदेह का संस्कार नहीं हुआ है। आज दिन के 3 बजने के समय करोनर की परीक्षा होगी।
करोनर तथा जूरी न जाने क्या निश्चय करेंगे। डॉक्टर तथा औरों का शक हम ही पर है। हमारी इतने दिन की मान संभ्रम प्रतिष्ठा सब मिट्टी हो गई। डॉक्टर पाटकर मेरा हाथ पकड़कर आवेग से कहने लगे, हमारे मान यश की रक्षा कीजिए, हमारा सर्वस्व लेकर हमारी प्रतिष्ठा बचाइए, और नहीं तो यही बताइए कि किस भांति मरने से मेरा मान संभ्रम अटूट रह सकता है। मरने को हम नहीं डरते, महाराष्ट्र ब्राह्मण मृत्यु को नहीं डरते। मैं बंगाली और डॉक्टर महाराष्ट्र, भिन्न भिन्न प्रदेश के होने पर भी हम और वह दोनों एक ही जाति अर्थात ब्राह्मण और एक ही देश के रहने वाले थे। इसी से डॉक्टर के संग सहानुभूति से मेरा हृदय पूर्ण हो गया। फिर निर्दोष को दंड देना कानून में भी नहीं है। बहुत दिन से मैं जासूसी कर रहा हूं। क्या मुझ में अभी तक मनुष्य को पहचानने की शक्ति नहीं हुई है? डॉक्टर निर्दोष हैं, यह मैं उनके आँख ही से जान गया था। मैंने मन में प्रतिज्ञा कर ली, जैसे हो सके डॉक्टर को बचाना। प्रकट में कुछ न कहकर अंधेरे में ही रास्ता टटोलने लगा। मुझे और भी काम थे, इससे मैंने डॉक्टर से कहा, आपके तकाजा करने वाले नौकर को मैं एक बार देखना चाहता हूँ। डॉक्टर महाशय ने पुकारा, राघोबा। सिर पर बड़ी सी पगड़ी रखे और मिर्जई पहने अर्दली राघोबा ने आकर डॉक्टर को सलाम किया। डॉक्टर ने उसे तकाजा करने वाले को बुलाने के लिए कहा। प्रायः 5 मिनट के बाद कोई 25 वर्ष का एक युवक हमारे समीप आकर खड़ा हो गया। उसके सिर पर बड़े बड़े बाल थे, मूंछ और दाढ़ी से मुंह भरा हुआ था। सच तो यह है कि इतने बड़े दाढ़ी मूंछ वाले मनुष्य को मैंने कभी नहीं देखा था। दाढ़ी मूंछों से वह कुछ अधिक व्यय का मालूम होता था। मैंने तीक्ष्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा। इस हत्या रहस्य के संबंध में कोई चिन्ह उसके अपरिवर्तनीय भाव में देख सकूं, इसीलिए फिर से 2-3 बार उसे सिर से पैर तक अच्छी तरह से देख लिया। युवक हमारे उस मर्मभेदी कटाक्ष से किंचित मात्र संकुचित न होकर दृढ़ता से खड़ा रहा। मैंने उसका नाम पूछा। उसने चटपट निज नाम, रहने के स्थान और जिले का परिचय दे डाला। उससे मैं कुछ विशेष बात नहीं पा सका। उसने कहा कि मैं दवा ले जाकर सिंधे साहब के नौकर रघुवीर के हाथ दे आया था। उसने यह भी कहा कि जब मालिक ने मुझे दवा की शीशी दी, उस समय उनमें कुछ अधीरता के लक्षण नहीं पाए गए थे। मैंने एक बार फिर से उसके सिर से पैर तक देखकर कहा, अच्छा अब तुम जा सकते हो। वह उसी क्षण सलाम करके चला गया। हम दोनों ही को विश्वास हुआ कि सिंधे साहब के प्राणनाश में इस नौकर का कुछ संबंध नहीं है। इस हेतु उसके चले जाने के साथ ही हम लोग उसकी बातों को भूल गए। कुछ देर पीछे मैंने डॉक्टर से पूछा, सिंधे साहब के नौकर लोग विश्वासी हैं ना? उनके घर में कौन कौन नौकर हैं? सब नौकर लोग सिंधे साहब को अपने माँ बाप की भांति जानते थे। उनकी भांति दयालु मालिक वे लोग और कहाँ पावेंगे? मैंने पूछा, उनके घर वालों में अब कोई है कि नहीं? उनकी स्त्री बहुत दिन हुए मर गई, वह निसंतान थी। सिंधे साहब ने फिर विवाह नहीं किया था। रत्नागिरी में उनकी एक विधवा बुआ है और एक असच्चरित्र गंवार भाई। उसका भी 3-4 वर्ष से कुछ पता नहीं है। यह डॉक्टर का उत्तर था। मैंने पूछा, क्या यह भाई ही उनका एकमात्र उत्तराधिकारी है? डॉक्टर ने उत्तर दिया, हाँ, यदि जीता है, और तब जीवित रहने पर वह इस दुर्घटना को सुनकर अवश्य आवेगा। सिंधे साहब की मृत्यु छिपी थोड़ी ही रहेगी, और 50,000 आमदनी की जागीर की उपेक्षा करना संभव नहीं है। ये बातें तो ठीक है, कहकर मैं खड़ा हो गया और मैंने कह दिया कि करोनर की जांच होने के पहले मुझको खबर दीजिएगा। आप निराश मत होइए। जासूसी करने में मैं बालक नहीं हूँ। अपराधी को पकड़ने का मैं उपाय शीघ्र ही मुझ में जितनी शक्ति है उसे मैं आपके लिए खर्च करूँगा। डॉक्टर ने कृतज्ञतापूर्वक मुझसे हाथ मिलाया। मैं भी भांति भांति की चिंता रूपी लहरों में डूबता उतराता अपने डेरे पर लौट आया। मैं यथा समय ऑफिस में आया।
परंतु मेरा मन उसी चिंता सागर में डूबा हुआ था। हत्यारे के पकड़ने में जो कुछ बातें जानी गई हैं, उनसे मेरा रास्ता कुछ भी साफ नहीं हुआ। डॉक्टर के प्रतिकूल ही सब प्रमाण हैं। जूरी लोग एक बार ही कहेंगे कि डॉक्टर ने दवा तैयार करते समय जान अथवा अनजान से उसमें जहर मिलाया है, और वही दवा रोगी के मरने का कारण हुई है। डॉक्टर का भविष्यत अंधकार में दिखलाई दे रहा है। दिन के 2 बजे ऑफिस में बैठा था कि डॉक्टर का एक पत्र पाया। उन्होंने 3 बजे के समय हमको सिंधे साहब के घर पर जाने के लिए विशेष अनुरोध किया था। उसमें लिखा था कि उस विपत समुद्र में मैं ही उनका एकमात्र आधार हूँ। फिर अंत में लिखा था कि और एक नई खबर यह है कि हमारा तकाजा करने वाला नौकर आपके इजहार लेने के पीछे ही न जाने कहाँ चला गया है। हमारे यहाँ उसका एक बैग है, उसे भी लेता गया है। उसके चले जाने के साथ इस भेद में हत्या का कुछ संबंध है व नहीं, सो तो मैं नहीं जानता, किंतु इस घटना से सबके मन में यह बात उत्पन्न होगी कि मैंने ही अपने किसी गुप्त अभिप्राय को सिद्ध करने के लिए उसे कहीं छिपा दिया है। उसके पकड़ने का यदि कुछ उपाय हो तो कृपा कर कीजिए। हम देखते हैं ईश्वर हम पर सब भांति प्रतिकूल ही है। पत्र पढ़कर नौकर के भाग जाने का क्या कारण है मैं जान सकता हूँ। यही बात मैं सोचने लगा। उसके साथ इस हत्याकांड का क्या सत्य ही कुछ संबंध है? किसी स्वार्थी के कहने से लोभवश उसने यह हत्या तो नहीं की? कुछ भी समझ में नहीं आया। 2:30 बजने के समय मैं अप्रसन्न मन सिंधे साहब के घर पहुंचा। डॉक्टर पहले से ही वहां आए थे, किंतु कारोनर व जूरी लोग तब तक नहीं आए थे। डॉक्टर के मलिन मुख को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उनसे कहा कि इतने थोड़े समय में मैं उनके नौकर की कुछ खोज न कर सका। डॉक्टर पानी से भरे हुए बादल की भांति गंभीर होकर कहने लगे, जो कुछ थोड़ी आशा थी वह भी जाती रही। अब मेरे बचने का कोई उपाय नहीं है। डॉक्टर को समझाना वृथा जान मैं चुप हो रहा। इतने ही में जूरियों के सहित कॉरोनर मिस्टर म्याकाथी आए। डॉक्टर और मैंने चुपके से कॉरोनर का अनुसरण किया। जूरी लोग नियमानुसार प्रतिज्ञा कर विचार करने बैठे। गवाहों का इजहार होने लगा। गवाह बहुत न थे। डॉक्टर पाटकर, एक घुड़सवार, एक नौकर और सिंधे साहब के नवागत भ्राता जागीर के वर्तमान अधिकारी भिकाजीराव सिंधे, बस यही 4 आदमी थे। सवार और नौकर के इजहार में विशेष कुछ बातें नहीं मिली। उन लोगों के इजहार के पश्चात डॉक्टर का इजहार लिया गया। कॉरोनर उनसे जिस भांति सवाल कर रहे थे उससे मुझे स्पष्ट मालूम हुआ कि वह डॉक्टर को ही अपराधी समझ रहे हैं। उनको विश्वास हो रहा था कि जानकर वह भ्रम से दवा के साथ तीव्र विष मिलाकर वह सिंधे साहब की मृत्यु के कारण हुए हैं। डॉक्टर कॉरोनर की बात समझ गए। वह इजहार हो जाने के पीछे अधीर होकर बैठ गए। छूटने की आशा उनके हृदय से लुप्त हो गई। उस बेचारे के लिए मैं बड़ा ही व्याकुल हो रहा था। आखिरी गवाह भिकाजीराव सिंधे थे। भिकाजीराव 25-26 वर्ष के युवक हैं। दाढ़ी मूछ साफ है, सिर पर भी बाल नदारद। उस पर सच्चा जरी की हासियादार पगड़ी, एक लंबा सा रेशमी कोट, एक चौड़े किनारे का नागपुरी दुपट्टा, वैसी ही धोती और मराठी जूता वे पहने हुए थे। भिकाजीराव इजहार देने के लिए खड़े हुए। उनका सर कुछ दबा हुआ था। वे अंग्रेजी कम जानते थे, इसलिए मराठी में ही इजहार देने लगे। उनकी बात का भावार्थ यह था कि 3 वर्ष पहले वह विदेश गए थे। इतने रोज तक भिन्न भिन्न शहरों में भ्रमण कर रहे थे। प्रायः 10 दिन हुए कि वे बंबई में आकर अपने किसी धनी नातेदार के यहाँ ठहरे थे। उसी दिन सवेरे पूना आए हैं। आते ही अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना है। उनके भाई के आत्महत्या करने का कोई कारण न था। इस दुर्घटना का कुछ दूसरा ही कारण हो सकता है, पर उनको विदित नहीं है। उनका यह विश्वास है कि भाई के मारने में डॉक्टर पाटकर का कुछ स्वार्थ नहीं है।
इतना कहकर फिर कारुणर के पूछने पर कहने लगे, देश के चले जाने का कारण और कुछ न था, केवल भ्रमण करने के हेतु ही विदेश गया था। उनका भाई के संग कुछ वैमनस्य न था। जमींदारी उनके पिता की नहीं है, भाई ने अपने ससुराल से पाई थी। उनका दूसरा कोई अधिकारी न होने के कारण अब वही उत्तराधिकारी हुए हैं। भाई के फिर विवाह करने की इच्छा थी या नहीं, सो वह नहीं जानते। वह किसी बालक को गोद लेने की इच्छा रखते थे या नहीं, सो भी उनको विदित न था। यदि सिंधे साहब के कोई पुत्र वर्तमान होता तो यह जायदाद उनको मिलने की कुछ संभावना न थी। मृत सिंधे साहब उनको जिस भांति चाहते थे, इससे वह वसीयत करके अवश्य कुछ धन अपने छोटे भाई को दे जाते। मरने के पहले सिंधे साहब ने अपनी संपत्ति का कुछ दान पत्र लिखा है व नहीं, यह खबर वह नहीं रखते। रुपए पैसे को वह मिट्टी के बराबर समझते हैं। बाहर रहने के हेतु उनके व्यय के वास्ते उनके बड़े भाई भेजते थे। इसमें वह कृपणता नहीं दिखलाते थे। भिखाजी राव का इजहार खत्म हुआ। कारुणर जूरियों से परामर्श लेने के हेतु उठ खड़े हुए। मैं गवाहों का इजहार मन लगाकर सुन रहा था। क्या मैं भिखाजी राव को कहीं पर पहले देख चुका हूं? स्मरण नहीं हुआ, पर यह शख्स मुझसे अपरिचित नहीं है। तीक्ष्ण दृष्टि से मैंने भिखाजी को सिर से पैर तक लक्ष्य किया। भिखाजी के भीतर से बाहर जाते ही मैं आगे बढ़कर चढ़ खड़ा हो गया और दृढ़ता से कारुणर से कहा, कारुणर महाशय, आप इस जांच को मुलतवी रखें, मैं नया गवाह दूंगा। कारुणर विस्मयपूर्वक दृष्टि से हमको देखने लगे। उन्होंने पूछा, आप कौन है? इस मुकदमे को मुलतवी कराने का आपको क्या अधिकार है? मैं एक सरकारी जासूस हूँ। सिंधे साहब की मृत्यु जहर खाने से हुई है। इस हत्या का भेद खोलने के लिए मैंने भार लिया है। सत्य और न्याय के अनुरोध से मैं आज की पेश मुलतवी रखने की प्रार्थना करता हूँ। मैं हत्याकारी का संधान पा गया हूँ। सहसा हमारी दृष्टि डॉक्टर के मुंह पर जा पड़ी। घने बादल से घिरे हुए आकाश में क्षण भर के लिए सूर्य किरणों से आलोकित होने पर प्रकृति जैसी उज्जवल हो जाती है, उसी भांति डॉक्टर के मुख पर भी प्रसन्नता का भाव लक्षित हो रहा था। भिखाजी राव वज्राहत की भांति स्तंभित होकर खड़े रहे। कारुणर कहने लगे, आपके नए गवाह कहाँ हैं? उन लोगों के द्वारा किस बात का प्रमाण मिलेगा? मैंने गंभीर स्वर से उत्तर दिया, गवाह स्वयं भिखाजी राव सिंधे हैं। भिन्न मूर्ति में यह अपने भाई गोविंदराव सिंधे के हत्याकारी हैं। स्वेच्छा से संपत्ति के लोभ में पड़कर जानबूझकर नरहत्या की है। घर में बैठे हुए जितने मनुष्य थे सब कठपुतली की भांति भिखाजी की ओर देखने लगे। कारुणर तीक्ष्ण दृष्टि से उसकी ओर देखने लगे। मेरी बातें सबको अत्यंत रहस्यपूर्ण मालूम होने लगी। भिखाजी का मुंह पहले तो लाल और पीछे पीला हो गया। तब भी वह संभाल कर कहने लगा, बंगाली डिटेक्टिव, तुम अपना बंगला मुल्क छोड़कर क्यों महाराष्ट्रों को बहादुरी दिखाने आए हो? तुम एक प्रतिष्ठित पुरुष पर अति कुत्सित और भयानक कलंक लगा रहे हो। यदि यह बात प्रमाणित न कर सके तो तुम क्या दंड पाओगे, शायद तुम उसे नहीं जानते। भेष बदलकर हमारे आंखों में धूल डालने की चेष्टा वृथा है। बातें बनाने से छुटकारा पाने की आशा करना भ्रम मात्र है। बंगाली बुद्धिहीन नहीं है। इतना कहकर मैंने बनावटी दाढ़ी, मूछ और बाल भिखाजी के सिर और मुंह में पहना दिया। भेष बदलने के लिए एक उत्तम ब्रीफ बैग हम लोग सदैव अपने पास रखते हैं। वह इस समय भी मेरे पास ही था। भिखाजी ने पहले तो बहुत कुछ आपत्तियां उठाई, पर इतने मनुष्यों के सामने वह कुछ पेश न आई। मैंने उत्साह भरे शब्दों में डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, आप अपने विश्वास पात्र नौकर को पहचानते हैं? डॉक्टर हंसकर कहने लगे, क्या भयानक बात है। भिखाजी राव ने हमारे नौकर बनकर प्रूसिक एसिड खिलाकर सिंधे साहब की हत्या की है। यह बात तो मैं कभी कल्पना में भी नहीं ला सकता। पर कल्पना में न आने वाली बातें भी कभी कभी सत्य हो जाया करती हैं।
भिखाजी के हाथ में उसी समय हथकड़ी डाल दी गई। अदालत के सामने उसके अपराध सहज ही में प्रमाणित हो गए और पूना सेशन जज के इजलास से उसे फांसी की आज्ञा हुई। एक रोज डॉक्टर मुझसे पूछने लगे, भिखाजी भेष बदलकर मेरी नौकरी कर रहा था, यह बात आपने कैसे जान ली? मैंने कहा, हम लोगों को ऐसे कामों में चारों ओर दृष्टि रखनी पड़ती है। भिखाजी से और बाबा जी से कुछ मतभेद है, इसे तो मैं पहले ही स्पष्ट समझ गया था, पर दोनों एक ही मनुष्य हैं, पहले मुझे यह विश्वास न था। भिखाजी की बाईं आंख के नीचे एक छोटा सा तिल देखकर मेरा संदेह प्रबल हो गया, क्योंकि उसके पहले दिन मैं आपके नौकर बाबा जी की आंख के नीचे एक तिल को ताड़ चुका था। कारोनर के सामने उसे धीमी आवाज से बातें करते देख मेरी पूर्व स्मृति जाग उठी। मैंने जिस भांति भिखारी को गिरफ्तार किया है, सभी पक्के डिटेक्टिव उसी भांति असामी को पकड़ते हैं। अवश्य उसने अपने भ्राता को मारने का संकल्प पहले ही से स्थिर कर लिया था और पूना में आकर गुप्त रूप से वास करने के हेतु लंबी लंबी दाढ़ी, मूछें और बाल रखाए था, क्योंकि बनाती दाढ़ी मूछों से बहुत दिनों तक छद्म भेष में रहना असंभव है। इस घटना के पीछे डॉक्टर पाटकर और उनकी पत्नी श्रीमती नीरद बाई मुझे पुत्रवत स्नेह और समय समय पर आमंत्रण देकर अनुग्रहित किया करती हैं। मैं प्रवास में कभी किसी का इतना स्नेह भाजन हुआ था कि नहीं, इसके कहने में मुझे पूर्ण संदेह है। इस कहानी को रोचक केवल इसका रहस्य नहीं बनाता, बल्कि वह पूरा संसार भी बनाता है जो इसके आसपास दिखाई देता है। आज़ादी से पहले के भारत का वातावरण, सामाजिक जीवन और भारतीय साहित्य में विकसित होती जासूसी कथा परंपरा। यह देखना वास्तव में दिलचस्प है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही बंगला लेखक रहस्य, अपराध, मनोविज्ञान और जांच पड़ताल आधारित कथाओं के साथ इतने आत्मविश्वास से प्रयोग कर रहे थे। हमें बंग महिला का भी आभार मानना चाहिए, जिन्होंने बंगला साहित्य की ऐसी अनमोल रचनाओं का हिंदी में अनुवाद कर उन्हें कई व्यापक पाठकों तक पहुंचाया। आशा है आपने इस रहस्य कथा के साथ साथ उसके साहित्यिक और ऐतिहासिक संदर्भों का भी आनंद लिया होगा। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।